Hi everyone, how are you? I hope you all are good. I am Neha, your GS trainer on electric learning. हम लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हमारा ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है। जिन लोगों ने मेरे पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देखें, क्योंकि जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो फर्स्ट 2 लेक्चर से ही रिलेटेड है। अब जिन्होंने मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स देखे हैं तो उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो है ज्योग्राफी टॉपिक है, ओके, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो हम आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा टॉपिक था। अब तक हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस किया है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर कैसे बना था, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, और हमने गैसेस को डिस्कस कर लिया था। सो एटमॉस्फेयर में हमारे पास था गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, जिसमें हमने अपना गैसेस वाला टॉपिक जो था वो डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम आज डिस्कस कर रहे हैं वाटर वेपर्स को। वाटर वेपर्स, अब देखो हमारे पास वाटर वेपर्स तो अर्थ पे हर जगह पे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी अर्थ ड्रॉ करें, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफियंस ने हमारे पास जो अर्थ है उसको कुछ लाइंस, लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर 0 डिग्री पे है इक्वेटर, ओके। ये चीज़ हम अपनी आगे जाके पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इससे कुछ रिलेटेड है तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 90 डिग्री नॉर्थ पे है नॉर्थ पोल। 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 90 डिग्री साउथ में है साउथ पोल। अब देखो हमारी अर्थ जो है इस पे हम पढ़ चुके हैं कि 70% वाटर है अर्थ पे। तो वाटर की जो अमाउंट है, ये कंसंट्रेशन है, वो तो अर्थ पे हर जगह पे ही है, ओके, पूरी अर्थ पे है वाटर। तो अब हमारे पास सन जो है, सन, इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। जो सन है वो ईयर का ज्यादातर टाइम जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है इक्वेटर पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है इक्वेटर पे। अब जब इक्वेटर के परपेंडिकुलर रहता है तो इसकी जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर वाले एरिया पे, डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर वाले एरिया पे, ओके। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वाटर है, वाटर होता है, उस पे जब सन रेज फॉल करती हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और ये जो पानी होता है ऊपर उड़ जाता है, ओके, ऊपर चला जाता है प्रेसिपिटेट होके। तो यहाँ पे वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर वेपर बनते हैं, और यही वाटर वेपर इकट्ठे होकर के क्या बना लेते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं। यही वाटर वेपर्स इकट्ठे होकर के क्लाउड्स बना लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि जब सन की रेज वाटर पे पड़ती हैं तो प्रेसिपिटेशन होता है। उस प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो पानी है वो वाटर वेपर बन जाता है, और वही वाटर वेपर्स जो होते हैं हमारे पास क्लाउड्स बना लेते हैं। वही वाटर वेपर्स इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, हमारे पास क्लाउड्स। तो जब हमारे पास जितनी ज्यादा, जिस एरिया में सन की रेज फॉल करेंगी वहां पे उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस होगा, और वहां पे उतने ही ज्यादा वाटर वेपर्स होंगे, और उतने ही ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, और उतनी ही ज्यादा रेनफॉल होगी। तो हमारे पास जो इक्वेटर वाला एरिया है इस पे मैक्सिमम वाटर वेपर्स होते हैं।
कितनी अमाउंट होती है यहाँ पे 3 to 4%। तो मैक्सिमम वाटर वेपर होते हैं तो मैक्सिमम क्लाउड्स भी होंगे, और सबसे ज्यादा अगर हम पूरी अर्थ पे बात करें तो सबसे ज्यादा रेनफॉल भी हमारे पास इक्वेटर वाले एरिया में ही होती है। तो मैक्सिमम रेनफॉल भी यहीं पर होती है। ओके, अब हमारे पास जो सन है वो ज्यादातर यहीं पे, मतलब इसकी जो ईयर का ज्यादातर टाइम होता है, इसकी रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करती हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सन रेज जो है देखो टिल्ट होके जाएंगी, और यहाँ पे भी टिल्ट होके जाएंगी। मींस जो पोल्स वाला एरिया होता है, पोल्स वाला, नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, वो सबसे कम सनलाइट रिसीव कर पाता है। पोल्स रिसीव लेस सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल सबसे कम जो रेनफॉल, जो सनलाइट होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रिसीव होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लेस सनलाइट है तो हमारे पास वाटर वेपर्स भी बहुत ज्यादा कम हो गए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.1% वाटर वेपर्स होते हैं नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। तो 1.1% यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा ये वाला एरिया है जिसको कि हम बोलेंगे मिड लैटिट्यूड्स, इनको हम बोलेंगे मिड लैटिट्यूड्स, इसको भी हम बोलेंगे मिड लैटिट्यूड्स। तो इन पे एवरेज सनलाइट फॉल करती है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत ज्यादा कम, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज ही वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर होंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना परसेंट होता है वाटर वेपर का? 1 to 2%। और यहाँ पे भी कितना होता है? 1 to 2%। ओके, तो मैं एक बार ये दोबारा से रिपीट कर रही हूँ अपना टॉपिक। वाटर वेपर्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। टोटल हमारी अर्थ पे 70% वाटर है, और ये जो वाटर है पूरी अर्थ पे स्प्रेड आउट है। ओके, और जो सन की रेज होती हैं जब वो वाटर पे फॉल करती हैं तो प्रेसिपिटेशन वाली प्रोसेस होती है। प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, वो पानी वाटर वेपर्स में बन जाता है, और वही वाटर वेपर्स इकट्ठा होके फिर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं, और वही क्लाउड्स फिर रेनफॉल क्रिएट करते हैं। अगर हम अपनी डायग्राम देखें तो हमारे पास जो सन की रेज होती है ना, वो ईयर का ज्यादातर टाइम डायरेक्टली फॉल करती हैं, परपेंडिकुलरली फॉल करती हैं ऑन द इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है ज्यादा रिसीव करता है सन रेज, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स भी ज्यादा बनते हैं। वाटर वेपर्स ज्यादा बनते हैं, कितना? यहाँ पे 3 to 4% वाटर वेपर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड्स भी ज्यादा होंगे और इस एरिया में रेनफॉल भी ज्यादा होगी। उसके बाद जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हमारे पास सनलाइट पहुंच पाती है। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं वो कम बनते हैं और क्लाउड्स भी कम होते हैं, और जो पोल्स हैं इन पे लेस रेनफॉल होती है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, और सेम साउथ पोल पे लेस रेनफॉल। और अगर हम यहाँ पे आ जाए मिड लैटिट्यूड्स में, तो इधर ना ही तो ज्यादा रेनफॉल होती है और ना ही कम रेनफॉल होती है, मीन्स एवरेज होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो एवरेज फॉल करती है, तो एवरेज ही वाटर वेपर बनते हैं। कितने? 1 to 2%। ओके, तो एवरेज ही क्लाउड्स होंगे और एवरेज ही यहाँ पे रेनफॉल होगी। तो ये था हमारे पास वाटर वेपर का। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक और पॉइंट, जो वाटर वेपर्स है ना भाई, इनको बोला जाता है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। ब्लैंकेट ऑफ अर्थ ऐसा क्यों बोला जाता है ब्लैंकेट ऑफ अर्थ? इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ का रीजन क्या है? हमारे पास सन है, सन
ये है वाटर। जब सन रेज फॉल करती हैं वाटर पे तो क्या होता है, वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर। अब जब ये सन रेज फॉल करती हैं इन वाटर वेपर्स पे भी फॉल करेंगी, तो ये जो वाटर वेपर है ना भी एज अ मीडियम एक्ट करता है, एक्ट एज मीडियम। और क्या करता है, जब एक वाटर वेपर पे ये सन रे फॉल करती है तो इसको ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, ऊपर भेज देता है वापस। तो क्या करता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में सन रेज को फॉल नहीं होने देता, जिससे क्या होता है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड रहता है। हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं चला जाता है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं वो काफी सारी जो सन की रेज होती है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सो इसलिए बोलते हैं कि जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर वेपर्स। आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को। डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको बोला जाता है हाइड्रोस्कोपिक मीडियम। दे आर हाइड्रोस्कोपिक मीडियम। वाई सो, ऐसा क्यों बोला जाता है इनको? अब देखो क्या होता है, हमारे पास अर्थ पे वाटर है, ओके, वाटर है। सन रेज फॉल की वाटर पे, सन रेज फॉल हुई वाटर पे और क्या बना, क्या बना हमारे पास, वाटर वेपर, वाटर वेपर। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो एक डस्ट पार्टिकल क्या करता है, बहुत सारे वाटर वेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक मीडियम। डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट द वाटर वेपर्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स इसके अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ये जो अट्रैक्ट कर रखा है वाटर वेपर्स को, फिर ये इकट्ठा हो जाते हैं और बना लेते हैं एक क्लाउड, बना देते हैं एक क्लाउड। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। सन है, वाटर पे सॉरी इसकी रेज फॉल की, इससे क्या हुआ, वाटर वेपर बना। एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इन वाटर वेपर्स को अपनी तरफ, ओके। जब इन्होंने अट्रैक्ट किया वाटर वेपर्स को अपनी तरफ, तो सारे के सारे वाटर वेपर्स उसके अराउंड चिपक गए और उसके बाद ये वाले डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। तो हाइड्रोस्कोपिक मीडियम कहने का मतलब क्या है कि अगर ये क्लाउड बना रहे हैं तो इट मीन्स तो रेनफॉल क्रिएट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग
रेनफॉल क्रिएट करवाने में भी ये हेल्प करते हैं। और दूसरा डस्ट पार्टिकल्स का क्या है, ये ब्राइटनेस, सूरज की किरणें जो है उनको स्प्रेड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन क्रिएटिंग ब्राइटनेस। अब वो चीज कैसे होती है, अब देखो क्या होता है, यहां पे सन है, ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल। जब एक सन रे इस पे पड़ती है तो ये क्या करता है, इसको हर तरफ स्प्रेड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको ये क्या करती है, लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है और ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें हमने डिस्कस किया था हमारी गैसेस, हमारे डस्ट पार्टिकल्स और हमारे वाटर वेपर्स। तो ये था हमारे पास सारा का सारा कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो, सबसे पहले तो हमारी अर्थ है, ओके, हमारी अर्थ है। हमने बोला था कि अर्थ की चारों तरफ, इसकी हर तरफ जो सराउंडिंग है वो गैसेस हैं। मतलब जब जैसे जैसे हम इसके ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, हम सरफेस है, हमारा सरफेस है, हम सरफेस से ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर है सारा। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री पे इक्वेटर, यहाँ पे क्या है, पोल्स, 90 डिग्री नॉर्थ पे और 90 डिग्री साउथ पे क्या है, हमारे पास पोल्स हैं। तो यहां से भी अगर हम ऊपर को जाएंगे, देखो ये एक 3D फिनोमिना है, ओके, यहां से भी ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर है। इसका अगर हम ये अब हम 2D पे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर जाएंगे तो हम बोलेंगे इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनकी जो हाइट है, जैसे कि हम ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे तो इक्वेटर पे उसकी हाइट कुछ और है। जो इक्वेटर वाला एरिया है, लेट दिस इज इक्वेटर वाला जो एरिया है, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे ना भाई, तो वो ट्रोपोस्फियर हमें सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही मिलती है, 8 किलोमीटर। अगर हम पोल्स की बात करें तो अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो वो ट्रोपोस्फियर है वो 18 किलोमीटर तक हमें मिलती है। तो यही चीज हमने समझनी है और हम यहाँ पे वही डिफरेंट हाइट्स लिखेंगे कि पोल्स पे कितनी हाइट होती है और इक्वेटर पे कितनी हाइट होती है। तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं अपनी। तो सबसे पहले तो ये जो है ये मैं बना रही हूं सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे हम रह रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ। मैं लेट सपोज मैं इस तरफ मैं मान के चल रही हूं कि पोल्स हैं, पोल्स वाले एरिया पे मैं हाइट ड्रॉ करूंगी और ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री पे है ये और ये है 90 डिग्रीज पे। तो जो हमारी सबसे पहली वाली लेयर होती है दैट इज अ कमेंट में बताएं। ओके, चलो मैं बता देती हूं। जो हमारी सबसे पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को उल्टा बता दिया है, पोल्स पे वो जो हाइट होती है 8 किलोमीटर है और यहाँ पे जो है वो हाइट 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटो,
यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। हमारी जो सबसे पहली लेयर है दैट इज अ ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट मीजोस्फियर, नेक्स्ट आइनोस्फियर, नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर, नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर। तो पोल्स वाली साइड पे जो इसकी हाइट होती है 8 किलोमीटर और इसकी होती है 18 किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम 0 किलोमीटर, इधर भी 0 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद स्ट्रेटो में, उसके बाद देखो हमने ऐसे टिल्टेड नहीं ड्रॉ की कोई भी लाइन, तो इनकी जो हाइट है फिर आगे सेम रहती है। यहाँ पे है 50 किलोमीटर, यहाँ पे आगे चल के 80 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे जो 50 किलोमीटर है वो 18 से 50 तक है, मीन्स अगर हम इसकी टोटल इसकी जो हाइट है उसकी बात करें तो ये 32 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे जो 50 टू 80 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल हाइट की बात करें तो 30 किलोमीटर है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और उसके बाद ये है हमारे पास 640 किलोमीटर और ये है अप टू 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। ओके, तो क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आती है हमारे पास, जो पोल्स पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर है, इक्वेटर पे है इसकी हाइट 18 किलोमीटर। देन आता है स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजो, देन आइनो, देन एक्सो। अगर हम उसके बाद हाइट की बात करें तो वो सेम है पोल्स पे भी और इक्वेटर पे भी। स्ट्रेटो की है अप टू 50 किलोमीटर, मीजो की है अप टू 80, आइनो की है अप टू 640, एक्सो की है अप टू 10,000 किलोमीटर्स। उसके बाद हमने इस डायग्राम में और क्या एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है वो हम स्ट्रेटो में ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट हेयर। ओके, देन उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन लेयर्स पे एवरेज क्या क्या टेम्परेचर रहता है। तो अगर हम इक्वेटर वाली अगर हम ट्रोपोस्फियर वाली लेयर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर जो है वो -56 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी -56 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाइट यहाँ पे जो भी हो लेकिन टेम्परेचर हम ऑलमोस्ट सेम ही लेकर के चलते हैं। ओके, और उसके बाद जो स्ट्रेटो है इसमें टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हो जाता है। मीजोस्फियर -90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है और ऊपर ऊपर जाते हुए हमारे पास जो होता है टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ लेयर्स थी जिसकी हमने जस्ट एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दी है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, इन लेयर्स में आगे क्या क्या होता है, ठीक है, इन क्या हमारे पास क्लाउड्स कहाँ बनते हैं, वेदर फिनोमिना कहाँ होता है, एरोप्लेन्स किस लेयर में फ्लाई करते हैं, हेलीकॉप्टर्स किस लेयर में, सैटेलाइट्स किस लेयर में फ्लाई करते रखे जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम ये सारी लेयर्स ड्रॉ एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक यू।